तो बच्चों, स्वागत है आपका मार्गदर्शक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम कक्षा नवम के अध्याय 1 भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपने पुराना वीडियो हमारा लाइक किया होगा, उसे पसंद किया होगा और आप उसे खूब सारा शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी उसका लाभ उठा पाएं। हम जानेंगे कि भारत का आकार कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है विश्व मानचित्र पर। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अनेकों सभ्यताओं और संस्कृतियों की भूमि रहा है। इतिहासकारों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा है। भारत के अनेक नाम हैं, जिसमें आर्यावर्त सबसे प्राचीन नाम है। इसके अलावा भारत को जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान, अजनाब खंड एवं इंडिया, हिंदुस्तान आदि नामों से जाना जाता है। तो भारत के आकार और स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि विश्व के मानचित्र पे भारत का कहाँ पर है। तो भारत विश्व के 7 महादेशों में सबसे बड़े महादेश एशिया का भाग है। आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी की एक प्रतिकृति है और उस ग्लोब में आपने लेटी हुई और खड़ी रेखाओं को देखा होगा। ये जो लेटी रेखाएं हैं पृथ्वी पे और ये जो खड़ी रेखाएं हैं, इनके कुछ नाम हैं। ये जो खड़ी रेखा है इसे हम देशांतर कहते हैं। खड़ी रेखाओं को देशांतर कहते हैं और लेटी रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। अब हम विस्तार से जानेंगे अक्षांश के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ यह जाना है कि अक्षांश लेटी हुई रेखा होती है और देशांतर सीधी वाली रेखा होती है। अब हम गहराई से जानेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखा का कार्य होता है तापमान बताना और देशांतर रेखा का कार्य होता है समय बताना। तो अब हम गहराई से जानेंगे अक्षांशों के बारे में। ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो यहाँ देखें, मैं एक धरती का गोला बना लेता हूँ। अब इसमें एक बीचों बीच एक रेखा खींचता हूँ। बीचों बीच जो मैंने रेखा खींची है, चूंकि यह लेटी हुई रेखा है तो ऑब्वियस ये एक अक्षांश रेखा होगी। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, चूंकि ये धरती के बीचों बीच कट रहा है तो इसका नाम रखा गया है भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसी को इक्वेटर कहते हैं। हिंदी में इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। इन अक्षांश रेखाओं की स्थिति डिग्री में दिखाई जाती है। तो ये चूंकि धरती के बीचों बीच है तो ये 0 डिग्री पर है। ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये कितनी रेखाएं हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं अक्षांश में। ठीक है। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि अब कोई भी आप मानचित्र पढ़ेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है दिशा, कि आप जो मानचित्र पढ़ रहे हैं उसमें दिशा क्या है। तो मानचित्र पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि मानचित्र के ऊपरी भाग में वह उत्तर दिशा दिखा रही होगी, उसके नीचे भाग में वह दक्षिण दिशा दिखा रही होगी, पूरब में ये दाहिनी ओर पूर्व दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो उसी प्रकार इस धरती के भूमध्य रेखा के ऊपर का जो हिस्सा है वह नॉर्थ है और जो नीचे है वह साउथ है। ठीक है। तो इसी से हम पता कर पाते हैं कि भारत, अब आप पाएंगे कि भारत, अगर इस विश्व के ग्लोब के मानचित्र में हम भारत को ढूंढेंगे तो भारत हमको भूमध्य रेखा से ऊपर दिखलाई पड़ता है। अर्थात यहाँ से यह सिद्ध होता है कि भारत दुनिया के उत्तरी भाग में है। ठीक है। अब चूंकि यह गोला है, अब गोला के आधा को कहते हैं गोलार्ध, गोला प्लस आधा हो गया गोलार्ध। तो भारत, यहीं से सिद्ध होता है कि भारत कहाँ है, भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। पहली बात यहाँ कन्फर्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि अक्षांशों की संख्या पे बात करते हैं। तो अक्षांशों की कुल संख्या अक्षांशों की 181 है। अब कैसे है कुल संख्या हो गई 181। अब कैसे है 181? तो देखा जाए, इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहूँ या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहूँ, इसके ऊपर ऐसी कुल 90 रेखाएं खींची गई हैं। कुल 90 रेखाएं खींची गई हैं। अब इस पे संभव तो नहीं है 90 को ड्रॉ करना,
तो मान लिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 90 तक गया है ये रेखा, और एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच में डिफरेंस 1 डिग्री का है, ठीक है। 4 5 6 7 इस तरह से करते करते अब बीच में तो 90 तक भर नहीं पाऊंगा, आपको एज्यूम करना होगा कि इसमें 90 रेखा है। और क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है, अक्षांश रेखाओं को लिखने का तरीका होता है, क्योंकि ये सारी रेखाएं मैंने उत्तर दिशा में खींची हुई हैं, तो 1 डिग्री यहाँ नॉर्थ लिखा जाएगा, 2 डिग्री यहाँ नॉर्थ लिखा जाएगा, 3 डिग्री यहाँ नॉर्थ लिखा जाएगा, 4 डिग्री यहाँ नॉर्थ लिखा जाएगा, इसी तरह करते 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 90 डिग्री तक नॉर्थ ऊपर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम भूमध्य रेखा के नीचे 90 रेखाएं खींच लेंगे, जब हम 90 रेखाएं खींच लेंगे तो उसका जो नामकरण होगा वह इस प्रकार होगा, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 90 डिग्री तक साउथ। तो अभी तक हमने इतना बात समझा कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या 181 है। बीच वाली जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। और हमने यह भी जाना कि इन अक्षांश रेखाओं में भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत कितने से कितने डिग्री के बीच में, अभी आपने देखा कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से ऊपर जा रहा है। तो देखिए भारत, ये अक्षांश रेखा ही इसमें देख पा रहे हो, ये अक्षांश रेखा ही है। तो ये अक्षांश रेखा भारत में यहाँ पे जब ये पहुँचता है तो ये स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट की है। यहाँ देखिए कैसे है, ये 8 डिग्री है बना हुआ, ये 9 डिग्री बना हुआ है, ये 10 डिग्री है, ये 11 डिग्री है, यह 12 डिग्री है, यह 13 डिग्री है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट पे है। अब ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या हुआ इसको समझ लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट का क्या माने हैं, जिस तरह से आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, उसी प्रकार 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। मिनट का साइन ये है, ठीक है ना। तो ये चूंकि 8 से 9 कितना डिग्री, 1 डिग्री, और 1 डिग्री को कितना भाग में बांटा सकता है, 60 भाग में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे स्थिति कितनी है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट क्या लिखूंगा, नॉर्थ लिखूंगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी लिखाएगा तो वो नॉर्थ में होता। अगर हिंदुस्तान नीचे होता, जैसे अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का अक्षांश रेखा चाहेगा तो क्या लिखेगा, मान लीजिए ये 5 डिग्री साउथ से है और यहाँ 30 डिग्री साउथ लिखेगा, यानी कि साउथ टू साउथ लिखेगा, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इस प्रकार भारत की स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री, ये जो स्थान है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। आप यही चीज़ यहाँ कंफर्म हो गया कि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। अक्षांशों में भूमध्य रेखा को समझने के बाद एवं भारत की अक्षांशीय स्थिति जान लेने के बाद कुछ और महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं होती हैं जिनकी जानकारी हमें चाहिए। तो देखते हैं, बीच में भूमध्य रेखा है, इसमें कोई संदेह शेष नहीं रह गया है, भूमध्य रेखा है। अब क्या है, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा है, भारत भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री जो ऊपर रेखा है, तो कैसे लिखेंगे हम 23.5 डिग्री पे जो रेखा है वह कहलाती है कर्क रेखा, जो भारत को बीचों बीच से काटती है, जो भारत को बीचों बीच से काटती है वह रेखा कहलाती है कर्क रेखा। फिर आप भूमध्य रेखा के नीचे आइएगा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और अब जब 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे तो एक रेखा पड़ती है, वह है मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को काटती है। खैर हमें बस कर्क रेखा जानना है, क्योंकि हम भारत की स्थिति के बारे में जान रहे हैं, तो भारत की स्थिति पूरी तरह से अब समझ गए हम। अब बारी है साथियों देशांतर रेखाओं को समझने की। देशांतर रेखाएं वो सीधी रेखाएं जो ग्लोब में होती हैं। तो फिर से एक गोला बनाऊंगा जिसमें देशांतर रेखाओं को मैं खींचूंगा और आपको बताऊंगा कि इसके कार्य क्या हैं। तो जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि देशांतर रेखा समय बतलाती है, तो यह समय किस प्रकार बतलाती है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो टोटल देशांतर रेखाएं 360 हैं, ठीक है। जो बीच वाली देशांतर रेखा होती है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, और इस 0 डिग्री के बाद वाली देशांतर रेखाएं, ये कौन सी दिशा हो गई मैप के हिसाब से, ये पूर्व दिशा है, और ये कौन सी दिशा हो गई,
पश्चिम दिशा हो गई। तो इधर जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वाली देशांतर रेखाएं कहलाएगी 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 3 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस तरह करते 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 ये पूरा जो है लगभग 180 देशांतर रेखा, 180 पूर्वी देशांतर रेखा और 180 इधर पश्चिमी देशांतर रेखाएं होंगी। ये तो 0 है। फिर यहाँ 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट। तो भारत कहाँ है, पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में है? अगर आप दुनिया का नक्शा देखते होंगे तो उसमें पाते होंगे कि भारत इस क्षेत्र में है, यहाँ पे है भारत, भूमध्य रेखा के ऊपर है और इस क्षेत्र में है, यानी कि भारत दुनिया के उत्तर और पूर्वी भाग में है। भारत उत्तर पूर्वी भाग में है। तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच में है? तो भारत जो है ये देशांतर रेखाएं हैं, देख पा रहे हैं ये लंबा वाला लाइन देशांतर रेखा है। तो भारत की जो स्थिति है देशांतर रेखाओं में वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, है ना, पूरब लिखना है, ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। ठीक है। अब समय कैसे ज्ञात होता है वो समझेंगे। यह देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वहाँ पे उस 0 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है प्रधान यामयोत्तर। क्या माना गया है? प्रधान यामयोत्तर, या इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियम, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। तो बच्चों हम समझेंगे प्रधान यामयोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा ही प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामयोत्तर कहलाती है। यह जो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है इसी के द्वारा मानक समय तय किए जाते हैं। अब मानक समय क्या होते हैं? मानक समय वह समय होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के स्थानीय लोग द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए वह समय जो लंदन के लोगों के लिए उपयुक्त है वह भारत के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसीलिए भारत 0 डिग्री वाले प्रधान मध्याह्न समय को न मानकर अपना एक मानक समय मानता है जिसे 82.5 डिग्री पर बनाया गया है। 82.5 डिग्री मानक समय इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो और यह 82.5 डिग्री जो हमारी मानक समय है यह प्रधान मध्याह्न रेखा से यानी कि लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो यह कैसे आगे है मैं आपको समझाता हूँ। यह देखिए यह 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है और यहाँ कहीं भारत होगा जो 82.5 डिग्री पर अवस्थित होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ पर यह है 0 डिग्री मध्याह्न रेखा और यहाँ मान लिया जाए 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है भारत की। तो आपको यह समझना होगा कि एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है वह 4 मिनट की होती है। कितनी होती है? 4 मिनट की होती है। 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट। ठीक है। तो भारत कितनी दूर है 0 डिग्री प्रधान यामयोत्तर रेखा से? 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री यानी कि कितना मिनट? तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को हम लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट को गुना कर लेंगे हम 4 से। जब 4 से गुना करेंगे तो 330 मिनट प्राप्त होता है। तो 330 मिनट कितना घंटा? तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए जब आप 60 से भागा दे देंगे तो यह समय आपको 5.5 घंटा निकल कर आएगा। तो इस प्रकार आपने समझा कि उनका समय जो प्रधान मध्याह्न रेखा है और मानक समय क्यों आवश्यक है। मानक समय स्थानीय लोगों के व्यवहार के लिए लाए जाते हैं। भारत की स्थिति जान लेने के बाद, यह जान लेने के बाद कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, यह जान लेने के बाद कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, अब बारी आती है भारत का आकार जानने की कि भारत कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का आकार 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर कह लें या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कहें, बात बराबर है।
अब बात आता है कि भारत का भूभाग दुनिया के भूभाग का कितना है, कितना परसेंट है। तो दुनिया के पास जितनी धरती है उसकी 2.4% धरती भारत के पास है। भारत कितना बड़ा देश है? तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो प्रश्न उठता है कि बाकी 6 कौन से हैं भाई? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का नंबर आता है। अब हम जानेंगे कि भारत की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की भारत की लंबाई 2933 है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है और ये उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 है। यानी कि 3214 हो गई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत के पास स्थलीय सीमा कितना है। सीमा का मतलब सरहद, बॉर्डर। ठीक है, तो भारत देखिए, ये जो इलाका है भारत का यहाँ से लेके जो इलाका है ये लैंड लॉक्ड है, अर्थात इधर धरती, इधर देश है, इधर देश फैले हुए हैं इधर, लेकिन इधर जो है पानी है, समुद्र है। इधर का इलाका, ये सारा इलाका हिंद महासागर का इलाका है, जिसे हम हिंद महासागर को फिर 2 भाग में बांट दिया गया है। इधर कहलाता है बंगाल की खाड़ी, इधर कहलाता है बंगाल की खाड़ी और ये इलाका कहलाता है अरब सागर। तो भारत के पास स्थलीय सीमा कितनी है, यानी कि किसी दूसरे देश के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है। तो आप यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिएगा तो ये बॉर्डर ऐसा ऐसा होता हुआ, ये बॉर्डर शेयर होता हुआ, ये ऐसे ऐसे होता हुआ यहाँ तक जाता है। इस बीच में 7 देश मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ भारत के 7 पड़ोसी देश भी आप जान लेंगे जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। यहाँ सबसे पहले आता है हमारा पाकिस्तान, उसके बाद आता है यहाँ अफ़गानिस्तान, उसके बाद यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ बीच में बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है। तो 7 स्थलीय सीमा वाले देश यहाँ लग गए। अब जलीय सीमा किनके साथ है? तो ये देखिए, एक रावण वाली लंका यहाँ है, यहाँ नीचे एक और नीचे जाएंगे तो यहाँ मालदीव पड़ता है। तो हमारी जलीय सीमा जो है श्रीलंका और मालदीव के साथ शेयर होती है। तो हमने जाना भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, और भारत की जलीय सीमा वाले देश श्रीलंका और मालदीव। अब प्रश्न उठता है कि स्थलीय सीमा है, ठीक है, मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। तो अब बात करते हैं भारत के समुद्री तट सीमा। भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो मैंने पहले ही बताया है कि ये सभी जो हैं स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, इतने क्षेत्र, यानी कि ये जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र, ये सभी समुद्र से लगा हुआ है। तो भारत का जो क्षेत्र है सिर्फ इतना ही नहीं है, भारत के दाईं ओर अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, और भारत के जो बाईं ओर है वो लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, तो इन सभी की भी तटीय सीमा, इन सभी की तटीय सीमा, इनकी तटीय सीमा मिला के और इन सभी छोटे छोटे द्वीपों की भी तटीय सीमा मिलाकर जो तटीय सीमा की कुल लंबाई होती है वह होती है 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ समुद्री तट सीमा 7,516.6 किलोमीटर। मानक समय तो बताया जा चुका है, तो चलिए यहाँ तक ठीक है। भारत के आकार को समझने के बाद अब बारी आती है भारत के राज्यों के बारे में जानने की और उनके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानने की। तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब सवाल यह है कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? राज्यों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, क्योंकि राज्य का जो शासन चलता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा चलता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश या तो बहुत छोटे होते हैं या तो बहुत बड़े होते हैं कि उसको मुख्यमंत्री नहीं संभाल पाए, यानी कि वहाँ मुख्यमंत्री नहीं पाया जाता है। अपवाद हैं इसके, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री होता है, लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए भी ये केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं उनके नाम आप जान लें। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले ऊपर से देखिए, सबसे पहले यहाँ जम्मू कश्मीर है, फिर यहीं लद्दाख है। इसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ से नीचे आएंगे तो दिल्ली,
दिल्ली से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पुदुचेरी मिलेगा, फिर आपको इधर अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप मिलेगा, और इस स्थान पे दादरा नागर हवेली एवं दमन एवं दीव पड़ता है। इस तरह से टोटल 8 जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आपने एक अच्छी समझ डेवलप की होगी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। हमें प्यार अपना देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।